नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी मुलाकात कर सकते हैं। देर शाम भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा के बीच बैठक होगी और यूपी में संगठन को लेकर अब तक घोषित नहीं हुई है सूची। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज भी दिल्ली में मौजूद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी कर सकते हैं मुलाकात। यूपी में संगठन को लेकर अभी तक भी कोई सूची घोषित नहीं हुई है। पीयूष तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। पीयूष, क्या अब ये माना जाए कि जल्द ही यूपी में भी संगठन को लेकर के अब कोई सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से करीब 2 दिनों से उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही संभवतः आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि संगठन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से और उसको बेहतर किया जा सके, इसको लेकर चर्चा हो सकती है और रणनीति बनाई जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखिए 2024 के चुनाव भी लोकसभा के नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जो इसकी तैयारियां है उसमें जुट जाती है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश राजनीति के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पे सिंगल सीट का भी नुकसान ना हो। और यही कारण है कि लगातार जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या संगठन के जो लोग हैं वो बना रहे हैं। और इसी कड़ी में यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आज मुलाकात कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात होती है, क्योंकि समय मांगा गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस मुलाकात के लिए। समय मिलने के बाद ये मुलाकात होगी और निश्चित रूप से जब भी मुलाकात दो बड़े नेताओं की होती है, खासतौर पर राजनीतिक नेताओं की, तो लंबी चर्चा होती है कि किस तरीके से पार्टी और संगठन को और बेहतर किया जा सके और उसको मजबूती प्रदान की जा सके। तो आज की जो मुलाकात है काफी अहम होने जा रही है, निश्चित रूप से अगर देखें हम प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच। ठीक है पीयूष, जैसे ही कोई बड़ी जानकारी मिले जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा है। वाराणसी में 24 मार्च को रोपवे की सौगात देंगे। 2000 करोड़ की लागत से तैयार होगा रोपवे का निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च को करेंगे शिलान्यास। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 24 मार्च को रोपवे की सौगात देंगे। 2000 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण होगा और इसी के साथ साथ तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के सुरक्षा की दृष्टि से देखें या फिर अन्य एंगल से देखें तो तैयारियां शुरू हो चुकी है। बहुत भव्य आयोजन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे और 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोपवे की सौगात देंगे। इस रोपवे का लाभ हजारों लाखों लोगों को होगा और 2000 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार वाराणसी की तस्वीर बदलने के लिए जाना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी का दौरा है। महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां होंगी और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाएंगे। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जो कि आपको हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से रोपवे की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका लाभ हजारों लाखों लोगों को होगा। 2000 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को शिलान्यास करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी दौरा है और
जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं। जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उन पर समीक्षा करेंगे। अधूरे पड़े कार्यों के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देंगे और जो रोपवे का निर्माण हो रहा है उसकी भी स्थिति का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संतोष ओझा बने हुए संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से। संतोष ओझा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी का दौरा है क्योंकि 24 मार्च को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और रोपवे की सौगात देंगे। तो इसको लेकर के किस प्रकार की तैयारियां चल रही है उसका खुद जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जब भी वाराणसी दौरा होता है ये सौगातों की एक बरसात करते हैं। अब वो रोपवे हो, सड़क हो या फिर और दूसरे चीजों, उन चीजों की न केवल वो कल शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, बल्कि ये कहा जाए कि 224 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए होंगे जो काशी वासियों को एक बार फिर से कल तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा सौंपा जाएगा। रही बात मुख्यमंत्री की, कल 4 बजे मुख्यमंत्री आएंगे और सबसे पहले सर्किट हाउस में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिन जिन जगहों पे प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास होना है उन जगहों की तैयारियां क्या है और उनमें क्या खामियां हैं। खास करके मुख्यमंत्री के आगमन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि उन खामियों पे नजर गड़ाना, उन खामियों को सामने लाना अधिकारियों के और उन्हें समय रहते दूर करना, दुरुस्त करने की कवायद है। ये समझा जा सकता है कि मोदी के आगमन के पूर्व जो काशी को सौगात मिलनी है उसके साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बनारस में पर्यटन बढ़ा है और पर्यटन बढ़ने के साथ साथ जाम की समस्या जो पहले से थी अब और ज्यादा गहरा गई है। समझा जा सकता है कि अधिकारियों को इस पे भी एक दिशा निर्देश और कोई नई योजना पे निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा। देखने की बात अब ये होगी कि कल फिजिकल निरीक्षण के साथ ही साथ अधिकारियों को किन बातों को निर्देश दिया जाता है और किन किन चीजों पे वो अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं और किन चीजों के लिए निर्देशित करते हैं या फिर अधिकारियों को से नाराजगी व्यक्त करते हैं। जी और संतोष, इसी के साथ साथ अगर रोपवे को लेकर के बात की जाए तो किस प्रकार का रोपवे ये बन रहा है, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? देखिए, रोपवे के यदि कंसेप्ट देखा जाए तो बहुत पहले 2 बार डीपीआर बना मेट्रो की, लेकिन मेट्रो के बनने के लिए जो एजेंसियां हैं वो सीधे सीधे मना कर दी। तब जाके रोपवे के कंसेप्ट चालू हुआ। रोपवे 3 रास्तों पे बनेंगे। कैंट स्टेशन उसका मुख्यालय होगा और कैंट स्टेशन से एक सिगरा होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर या यूं कहा जाए कि काशी पहुंचने वाले दर्शनार्थियों के लिए ये समर्पित होगा। दूसरा वे सारनाथ जहाँ पे बौद्ध तीर्थ पर्यटक आते हैं उनके लिए ये रास्ता होगा और तीसरा कैंट बाबतपुर रेल जो एयरपोर्ट है उससे जोड़ने की योजना है। तो ये 3 प्रमुख मार्ग होंगे जहाँ पे रोपवे का शुरुआत किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात होगी रोपवे की कि वो ये कि शायद विश्व में पहला शहर ऐसा होगा काशी जहाँ पे समतल एरिया, ये कहा जाए कि अमूमन रोपवे पहाड़ी एरिया में हुआ करते हैं, लेकिन पहली बार बनारस में रोपवे का कंसेप्ट होगा और रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। जी ठीक है संतोष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और 10 के एजेंडे में अगली बड़ी खबर प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल की हत्या का एक और सीसीटीवी सामने आया है। हत्यारों ने दौड़ाकर उमेश पाल को गोली मारी है। जानकर बचाकर गली में भाग रहे उमेश को असद ने गोली मारी। गली में असद ने उमेश पाल पर गोलियों की बौछार की। अतीक अहमद का बेटा है असद। उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। और एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उमेश पाल की हत्या की गई थी और जान बचा करके उमेश पाल गली में भाग रहा था और गली में गोली मारी गई उमेश पाल को। अतीक अहमद का बेटा है असद जिसने गोली मारी। उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। हत्यारों ने दौड़ा दौड़ा करके उमेश पाल को गोली मारी है। इसी के साथ साथ जान बचाकर गली में भाग रहे उमेश को असद ने गोली मारी। लगातार शाइस्ता परवीन अपने दोनों बेटों की जगह पता करने के लिए अर्जी लगा रही है,
लेकिन वहीं पर तमाम चेहरे एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में आखिरकार कौन कौन शामिल था। तो अतीक अहमद के बेटे असद ने उमेश पाल को गली में गोली मारी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपनी जान बचाकर उमेश को असद ने गोली मारी है। अपनी जान बचाकर भाग रहा था उमेश, और देखिए कि किस तरह से गोली मारी गई। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, और जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आते जा रहे हैं, कई खुलासे होते जा रहे हैं, कई चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं, और पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए आसानी होती जा रही है इस पूरे केस की गुत्थी को सुलझाने में। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया के पास है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये एक और सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि असद ने किस प्रकार से जान बचाकर भाग रहे उमेश पाल को गली में गोली मारी है। और ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है, क्योंकि कई चेहरे बेनकाब हुए हैं। अब एक और चेहरा बेनकाब हुआ, जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि असद ने उमेश पाल की गोली मारकर के हत्या की है। हमारे साथ विवेक पांडे संवाददाता प्रयागराज से बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक पांडे, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें यह निश्चित हो जाता है कि अतीक के बेटे असद ने ही गली में भाग रहे उमेश पाल की गोली मारकर हत्या की है। जैसे दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई थी, जो पहला सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें भी असद दिखा था, लेकिन ये जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आया उसमें एकदम साफ साफ देखा जा सकता है किस तरीके से जब हत्यारों ने पहली गोली मारी, उमेश पाल एक बार गिर गए, उसके बाद दोबारा वो अपने गली के अंदर, उनका घर पड़ता था, गली के अंदर वो दोबारा भाग रहे। उसके पीछे अतीक अहमद का जो बेटा है असद लगातार उनको दौड़ा दौड़ा के गोलियां मार रहा है, और तब तक गोलियां उनको मारी गई हैं जब तक वो अचेत होकर गिर नहीं गए। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि ये जो पूरा उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, ये अतीक अहमद एंड कंपनी इससे एकदम साफ साफ जुड़ी हुई है। असद साफ साफ इसमें गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं, जो असद और गुड्डू मुस्लिम और तमाम ऐसे लोग जो इस हत्याकांड में शामिल थे उनको पकड़ने की कवायद जारी है। लगातार पुलिस को जो सुराग मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ये जो शूटर्स हैं, जो हत्यारे हैं, ये भी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। जी, तमाम इनपुट्स मिलने के बाद विवेक, लगातार टीम छापेमारी कर रही है ताकि जल्द से जल्द असद को भी पकड़ लिया जाए, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं कि आरोपियों तक कितनी दूर है हाथ पुलिस के? जी, अगर ऑफिशियल करें तो अभी ऑफिशियल स्तर पे पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लगभग पुलिस की 12 टीमें हैं जो उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में छापेमारी कर रही हैं, चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, हर जगह पुलिस की टीमें, एसटीएफ की टीमें और एसओजी की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं इन शूटर्स को पकड़ने के लिए। पुलिस का कहना है कि हम इस हत्याकांड में जो भी लोग दोषी हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की है, उनको पकड़ने के काफी करीब है। क्योंकि पुलिस के जो इनपुट्स मिल रहे हैं अभी, अगर सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि असद कहीं छुपा हुआ था, पुलिस अभी इस बात का खुलासा करने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले कुछ घंटे पहले ही असद वहां से फरार हो गया। तो निश्चित तौर पर पुलिस लगातार अपना प्रयास कर रही है और जल्द ही ये हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और शिकंजे के पीछे होंगे। जी, लेकिन इसी के साथ साथ शाइस्ता परवीन भी लगातार अर्जी लगा रही है कि उनके जो 2 बेटे हैं, नाबालिग बेटे हैं, जिनको कहां पर रखा गया है, वो ये जानना चाहती है। और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी इस पर साथ दे रही है कि बताइए कि बाकी के 2 बेटे कहां हैं। तो यानी कि जो गैंगस्टर है उनके परिवार के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल। अभी तक अगर कुछ दिनों पहले की बात करें तो शाइस्ता परवीन लगातार मीडिया के सामने आकर बयानबाजी कर रही थी, लेकिन जब से शूटर साबिर के साथ शाइस्ता परवीन की फोटो वायरल हुई है, वो भी फरार चल रही है। क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि शाइस्ता परवीन एक ऐसी कड़ी है जिनसे इस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए कई राज बाहर निकल कर आएंगे। फिलहाल उन्होंने अर्जी लगाई है कि जो उनके 2 बेटे हैं, एजम और आबान, उनको पुलिस का कहना था कि 6 मार्च को वो उनको लावारिस हालत में मिले थे, जिनको उन्होंने बाल सुधार गृह में भेजा था, वहां पर उनको रखा था। लेकिन जब शाइस्ता परवीन अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां पहुंचती हैं तो वहां पर उनके ये दोनों बच्चे नहीं मिलते हैं, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में एक
अर्जी दाखिल की है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। फिलहाल उसमें 18 मार्च की डेट लगी है। पुलिस उनसे हाईकोर्ट के माध्यम से पूछ रही है कि आखिर इनके दोनों बच्चे कहाँ हैं। जी ठीक है विवेक, जैसे ही इस मामले पर कोई जानकारी मिलती है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो न्यूज़ वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, जो कि एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि असद हमला करते हुए नजर आ रहा है। ये सबसे पहला सीसीटीवी फुटेज जब सभी के सामने आया था उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ, और आज एक और दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें यह निश्चित हो जाता है कि अतीक का बेटा असद भी इस पूरे हत्याकांड में मुख्य तौर पर शामिल था और उसी ने जान बचाकर भाग रहे उमेश पाल की गोली मारकर हत्या की। जान बचाकर उमेश गली में भाग रहे थे और उनके ऊपर हमला किया गया असद की ओर से। अब पुलिस असद की जांच कर रही है, असद को ढूंढ रही है। जल्द से जल्द मुख्य आरोपियों को पकड़ा जाए, यही मुख्य मकसद पुलिस का भी, और लगातार टीमें जांच कर रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है और अतीक के परिवार की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोनों वीडियो आप देखिए, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई इस दोनों वीडियो आने के बाद जरूर एक बार सवाल खड़े हुए थे लॉ एंड ऑर्डर पर कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है, लेकिन जो सवाल खड़े कर रहे थे कल को फिर वही गैंगस्टर के परिवार के साथ खड़े होते हुए भी दिखाई दिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी 23 मार्च को मनाएगी लोहिया जयंती। सभी जिलों में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे शिरकत। लोहिया पार्क में प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। जिला स्तर पर गोष्ठी कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सभी जिलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि लोहिया पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। जिला स्तर पर गोष्ठी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सपा 23 मार्च को मनाएगी लोहिया जयंती। सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी लोहिया जयंती मनाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। लोहिया पार्क में प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया जाएगा। जिला स्तर पर गोष्ठी कार्यक्रमों का होगा आयोजन। सपा 23 मार्च को मनाएगी लोहिया जयंती। सभी जिलों में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे शिरकत। कैसा कार्यक्रम रहने वाला है ये, और क्या कुछ अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में मौजूद होकर के कहते हैं, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। और तमाम कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करने की कोशिश। स्कंदिता ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बनी हुई है हमारे साथ। स्कंदिता, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लोहिया जयंती को लेकर के, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी की ओर से तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम में क्या क्या रहने वाला है? देखिए 23 मार्च को लोहिया दिवस मनाया जाएगा और लखनऊ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जिले तमाम शहर ऐसे हैं जो उस दिन जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए अखिलेश यादव की और ख़ास करके समाजवादी पार्टी जो लोहिया को अपना आइडल मानते हैं, लोहिया को फॉलो करते हैं और उनकी नीतियों पर चलने की हमेशा से बात करते हैं, जन जन तक उनकी जो विचारों को पहुँचाने की हमेशा संकल्प लेते हैं कि जो लोहिया के विचार है उनको जन जन तक पहुँचाना है। तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लोहिया की नीति पर चलने की बात करते हैं। और वही लोहिया जी का 23 मार्च को दिवस है और इस मौके पर खास करके लोहिया पार्क में जहां पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है वहां पर अखिलेश यादव खुद जाएंगे। अखिलेश यादव लोहिया पार्क जाकर लोहिया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके अलावा जो तमाम जगह पे खास करके समाजवादी पार्टी पे जो कार्यालय का आज आयोजन होगा वहां पर भी अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर गोष्ठी की जाएगी। तमाम अलग अलग जो शहर हैं वहाँ पर आयोजन किया जाएगा कार्यक्रम का, क्योंकि उनके लोहिया जी का दिवस है और खास करके समाजवादी पार्टी जो है उनको अपना आइडल मानती है, उनको फॉलो करती है।
तो तमाम उनके बर्थडे पर अलग अलग शहरों में अलग अलग जिलों पे कार्यक्रम का आयोजन हुआ होगा। उनको याद किया जाएगा, उनके द्वारा जो उनकी नीतियाँ थी, जो उनका लाइफ के जो खास पल थे उनको लोग याद करेंगे और उनके ऊपर चलने को, उन्हीं के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं लोहिया जी के दिवस को लेकर। तमाम जो पार्क है, खास करके लोहिया पार्क और जो आसपास की जो तमाम जगह हैं जहां पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है, जहां पर उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, वो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जगह पर कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं। और 23 मार्च को उनको याद किया जाएगा, उनके विचारों को फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि किस तरीके से जो लोहिया जी की लाइफ थी उसको फॉलो करें। तो इसी को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं लखनऊ में और तमाम जगहों पर। और ख़ास करके देखना होगा समाजवादी पार्टी में क्या कुछ आयोजन होता है, क्या कुछ कार्यक्रम किया जाता है। और लोहिया पार्क में अखिलेश यादव खुद जाकर शिरकत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में भी कार्यालय का कार्यक्रम का आयोजन होगा। तमाम अलग अलग जगह पर लखनऊ में देखने को मिलेगा। और जो बाकी जो समाजवादी पार्टी के खास करके क्षेत्र है, सैफई है, मैनपुरी, जो उनके गढ़ कहे जाते हैं, वहां पर भी कुछ अलग देखने को मिलेगा जो तमाम कार्यक्रम के आयोजन। ठीक है स्कंदिता, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं गाजियाबाद में दिल्ली जैसा मामला। कार सवार ने टक्कर लगने के बाद युवक को घसीटा। 13 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। 10 मार्च का ये मामला बताया जाता है, जहां पर गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद में दिल्ली जैसा मामला, कार सवार ने टक्कर लगने के बाद युवक को घसीटा और 10 सेकंड का ये वीडियो डरा देने वाला है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक को घसीटा जा रहा है। 10 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है, 10 मार्च का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां पर गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा है। 13 सेकंड का ये वीडियो डरा देने वाला है। कार सवार ने टक्कर लगने के बाद युवक को घसीटा और एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आना, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। 10 मार्च का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि क्या इस पूरे मामले में युवक की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है या नहीं, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से युवक को 13 सेकंड तक घसीटा जाता है। हालांकि 13 सेकंड का वीडियो है, न जाने कितनी देर तक घसीटा गया है। और कार सवार ने टक्कर लगने के बाद युवक को घसीटा। युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं। और इसी के साथ साथ 10 मार्च का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक के बाद एक इस प्रकार की घटनाओं का रिपीट होना, ये भी कई सवाल खड़े करता है। ट्रैफिक पुलिस को और सतर्क होना होगा और इस प्रकार की घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है ताकि ऐसे लोगों के हौसले बुलंद ना हो और इस प्रकार की घटनाएं रुके, क्योंकि एक डर जरूर पैदा होता है इस प्रकार की घटनाओं से। बड़ा सवाल यह है कि जब टक्कर लगने के बाद कोई युवक नीचे आता है गाड़ी के, तो क्या पता नहीं चल पाता है और कैसे इतनी दूर तक घसीटा जाता है। इस वीडियो के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या पुलिस की ओर से कोई हस्तक्षेप किया गया कि किसी की ओर से कोई शिकायत की गई, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद कोतवाली क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर ही आरोप लगाया है। महिला ने कहा है कि उसके ही पति ने अपने बड़े भाई से जबरदस्ती उसकी दूसरी शादी करा दी और उसका जेठ जबरदस्ती उसके साथ गलत काम करता है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसको भूखा एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसकी पिटाई की गई। यहां तक कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके ऊपर एसिड अटैक भी किया गया है। इन लोगों से बचने के लिए पीड़िता ने अपने मकान की छत से कूदकर पड़ोस में बने एक सरकारी स्कूल की छत पर कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, जहां पीड़िता का गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि घंटाघर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के द्वारा उसके ससुराली जनों के द्वारा उसके साथ में मारपीट आदि की घटना का मामला संज्ञान में आया था। इसमें कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आए हैं। इस प्रकरण में पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तत्कालिक रूप से, और उसमें 2 नामजद अभियुक्त उसका पति और सास को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है एवं इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।